क्लार्क कॉमेट को धरती से टकराए हुए पूरे 5 साल बीत चुके हैं। दुनिया की 75% आबादी और धरती का ज्यादातर हिस्सा राख में तब्दील हो चुका है। 75%? यानी लगभग सब कुछ खत्म? हाँ, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जॉन गिटी है, वो एक स्काउट और इंजीनियर है। उसका काम इस खतरनाक बाहरी दुनिया का मुआयना करना है और एक मिशन पर वो देखता है कि धरती में नए क्रैक्स आ गए हैं जहाँ से लावा निकल रहा है। समुद्र के किनारे उसे तबाह हुई लाइफ बोट्स मिलती हैं और एक एम्प्टी जली हुई क्रूजर शिप। मौत का मंजर हर तरफ। लेकिन इन सब मंजरों के बीच ना उसे एक बहुत ही छोटी पर अजीब सी चीज मिलती है। एक किताब के पन्नों के बीच दबा हुआ एक सूखा फूल। जॉन बुरी तरह खांस रहा है, हवा जहरीली है, रेडियो एक्टिव है, और तभी बेस से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की वार्निंग आती है जो सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद जो भागदौड़ मचती है ना, हाँ, तूफान आ जाता है। वो अपनी जान बचाकर भागता है। तूफान बिल्कुल उसके पीछे है। वो बेस के दरवाजे तक पहुंचता है और दरवाजा बंद होने से ठीक 1 सेकंड पहले अंदर छलांग लगा देता है। कि जॉन की पत्नी एलिसन बेस की लीडरशिप का हिस्सा है। एक बहुत ही क्रिटिकल मीटिंग चल रही है। एडम नाम का एक लीडर बताता है कि उनकी सप्लाईज कम हो रही हैं, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। एडम कहता है कि वो उम्मीद कर रहा है कि अगले साल तक वे बाहर सतह पर खेती करना शुरू कर पाएंगे। लेकिन तभी डॉक्टर अमीना इस उम्मीद को पूरी तरह क्रश कर देती हैं। वो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखती हैं कि बाहर खेती करना साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। ग्रीनलैंड का ये बेस अब सस्टेनेबल नहीं रहा है और उन्हें ये जगह छोड़नी ही होगी। और उस मीटिंग में ये भी रिवील होता है कि अमेरिका, कनाडा और नज़दीकी आइसलैंड पूरी तरह से वाइप आउट हो चुके हैं। एलिसन मीटिंग में बताती है कि उसने सुना है पश्चिमी यूरोप में तूफानों का असर काफी कम है। लेकिन फिर वही रेडिएशन का डर सामने आ जाता है कि वहां तक जाना और फिर वहां सरवाइव करना कैसे मुमकिन होगा। जॉन उस डॉक्टर से कहता है कि वो इस नए तरीके के जीवन का आदी हो गया है। अब मैं सोच रहा था, दुनिया खत्म होने के बाद एक बंकर में मनोचिकित्सक की क्या जरूरत है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक पूरा बंकर बुरी तरह हिलने लगता है और जनरल बड़े ही भारी आत्मविश्वास के साथ कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसका वो बयान, हाँ, वो कहता है कि चूंकि इस बंकर ने क्लार्क के प्रभाव को झेल लिया है, इसलिए वे इस छोटे मोटे भूकंप से पूरी तरह सुरक्षित हैं। भूकंप की ठीक बाद का दृश्य देखिए। जॉन और उसका दोस्त बंकर के अंदर की एक पानी की पाइपलाइन को ठीक करने में लगे हुए हैं। बहुत मुशक्कत के बाद वे उस पाइप को जोड़ लेते हैं। इतनी खुशी मनाते हैं मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। रेडियो पर अचानक एक डिस्ट्रेस सिग्नल आता है। कोई बाहर जिंदा है और मदद की गुहार लगा रहा है। एडम और एलिसन आमने सामने आ जाते हैं। एडम बहुत ही कठोर बात कहता है कि बंकर फुल है, हवा पानी कम पड़ रहा है, हम और लोगों को नहीं ले सकते। एलिसन अड़ जाती है कि वे लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। वो वोटिंग की मांग करती है और बहुमत बचाओ अभियान के पक्ष में वोट दे देता है। और इस पूरी उथल पुथल के बीच हमें याद दिलाया जाता है कि बंकर में एक अगली पीढ़ी भी है। हाँ, नाथन, जॉन और एलिसन का बेटा। नाथन बंकर के स्कूल में पढ़ रहा है और उसकी बाहरी दुनिया ने खास तौर पे तारों में गहरी दिलचस्पी है। लेकिन दूसरी तरफ नेथन है। नेथन बाहर जाने की कोशिश में पकड़ा जाता है। जॉन उसे डांटता है कि बाहर मौत है, रेडिएशन है, लेकिन नेथन चिढ़ जाता है। उसके लिए बंकर की ये सुरक्षित दीवारें एक जेल बन चुकी हैं। रात के अंधेरे में नाथन अपनी चादर में छोटे छोटे छेद करता है और फिर एक रोशनी की मदद से उन छेदों के जरिए छत पर तारामंडल बनाता है। और यहीं से कहानी अपने सबसे तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। बंकर के दूसरे हिस्से में जॉन का दोस्त कंक्रीट की एक दीवार को घूर रहा है। वहां एक बहुत ही स्पष्ट दरार बन गई है। दीवार चटक रही है और अब टाइमिंग देखिए। रेडियो पर बचाव दल एक और जगह जाने की अनुमति मांगता है। एडम और एलिसन फिर से बहस करने लगते हैं और अचानक रेडियो कट जाता है। सिर्फ स्टैटिक की आवाज। बंकर भयानक रूप से हिलता है, बिजली जाती है और वो अंतिम गढ़ जिसे वे सबसे सुरक्षित मानते थे टूटने लगता है। छत गिर रही है, सब खत्म हो रहा है। बेस की नींव बुरी तरह हिल जाती है। जैसे ही झटके रुकते हैं, जॉन जमीन पर गिरे हुए हैं। उन्हें उठने के लिए अपने एक दोस्त की मदद लेनी पड़ती है। इसके तुरंत बाद वो अपनी पत्नी की तरफ भागते हैं। खुशकिस्मती से पत्नी सुरक्षित हैं। शुक्र है। फिर दोनों मिलकर अपने बेटे नाथन की तरफ दौड़ते हैं। नाथन भी सुरक्षित है, लेकिन नाथन ने पहले से ही अपना गैस मास्क पहना हुआ है। जॉन परिवार से कहते हैं कि तुरंत सबसे जरूरी सामान पैक करें और इसमें सबसे ऊपर है नाथन का इंसुलिन, क्योंकि वो डायबिटिक है। और इस बीच जॉन खुद
परिवार के बाकी लोगों के लिए मास्क ढूंढने निकल जाते हैं। जब वो मास्क पहनकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि बाहर जाने का मुख्य रास्ता पूरी तरह से लोगों की भीड़ से भरा हुआ है। वो परिवार को दूसरे एग्जिट की तरफ ले जाते हैं, लेकिन वो दूसरा रास्ता पहले ही टूटकर गिर चुका है। तो रास्ते बंद हो गए हैं। हाँ, वहाँ कंक्रीट का भारी मलबा पड़ा है। फिर भी वो किसी तरह उस मलबे के नीचे से रेंगते हुए आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। हाँ, वो सिर्फ सर्वाइवल मोड में आ जाते क्योंकि हैं। जब वो बाहर आते हैं तो नज़ारा ऐसी बात को साबित करता है, हर कोई समंदर की तरफ भाग रहा है। इसी अफरा तफली में नेथन एक पल के लिए खो जाता है। बाप रे, उस भीड़ में? हाँ, लेकिन जब वो मिलता है तो वो उस भीड़ में डॉक्टर अमीना नाम की एक महिला की मदद कर रहा होता है। लेकिन वो इंसानियत बहुत देर तक टिक नहीं पाती। वो क्यों? क्योंकि समंदर के पास पहुंचते ही स्थिति और भयानक हो जाती है। वहां मौजूद लाइफ बोट्स में घुसने के लिए एक खूंखार जंग छिड़ी हुई है। इसी बीच कुछ लोग एडम नाम के एक व्यक्ति का उसका गैस मास्क छीनने की कोशिश करते हैं। जॉन का परिवार एडम की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। हाथापाई होती है और इसी संघर्ष के बीच कोई खुद जॉन का ही मास्क चुरा लेता है। हाथापाई से बचकर जॉन और उनका परिवार किसी तरह एक खुली हुई लाइफ बोट तक पहुंचते हैं। वो जल्दी से नाव के अंदर घुस जाते हैं। नाव पहले से ही लोगों से खचाखच भरी हुई है। बाहर से और भी लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। चीख पुकार मची है, लेकिन जॉन और नाव में मौजूद अन्य लोगों को उस नाव का दरवाजा उन बाहर खड़े लोगों के मुंह पर बंद करना पड़ता है। दरवाजा बंद होते ही पायलट नाव को चालू करके किनारे से दूर ले जाता है। और तभी वो लहर आती है। हाँ, समंदर में एक विशालकाय सुनामी उठती है। लहर इतनी बड़ी थी कि किनारे पर खड़े सभी लोगों को पल भर में अपने साथ बहा ले जाती है। नाव उस प्रलयंकारी लहर का सामना करती है, बुरी तरह हिलती है, लेकिन पलटती नहीं है। तो वो बच जाते हैं। वो बच जाते हैं, लेकिन नाव सुरक्षित बचने के बाद एक नई हकीकत सामने आती है। पता चलता है कि नाव में सिर्फ एक हफ्ते का राशन और सप्लाई बची है। तो अब उन्हें जल्दी कुछ सोचना होगा। इसी मजबूरी के तहत वो फैसला करते हैं कि वो इंग्लैंड की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, नाव के इंजन में खराबी आने लगती है। जॉन, जो कि पेशे से एक इंजीनियर हैं, वो अपनी समझदारी से उस खराबी को ठीक कर लेते हैं। रात के समय नेथन नाव से बाहर आसमान की तरफ देखता है। वो तारों को पहचानता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि पृथ्वी की कक्षा या ऑर्बिट में अभी भी किसी धूमकेतु या कॉमेट का मलबा फंसा हुआ है। ओहो! और अचानक आसमान से एक उल्का पिंड, एक चमकता हुआ मीटियोर नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। पायलट बताता है कि अब फ्यूल नहीं है। तो अब वो समंदर के भरोसे हैं। हाँ, नाव कई दिनों तक समंदर की लहरों और धाराओं के भरोसे बहती रहती है। खाना और पानी खत्म होने की कगार पर है। लोग बेचैन और निराश हो रहे हैं। और तभी क्या होता है? तभी नाव एक जोरदार झटके के साथ पानी के नीचे किसी चीज से टकराती है। कोई चट्टान नहीं, कोई किनारा नहीं, पानी के अंदर डूबी हुई एक विशाल इमारत। जॉन उस इमारत और आसपास के ढांचों को गौर से देखते हैं और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात बताते हैं। वो जिस जगह पर हैं, वो कोई और नहीं बल्कि लिवरपूल शहर है। लिवरपूल? पूरा का पूरा लिवरपूल शहर समंदर की गहराइयों में डूब चुका है। अब उन्हें जल्द से जल्द एक सुरक्षित ठिकाने, एक आश्रय की तलाश है। और वो देखते हैं कि कुछ और लोग भी बदहवास होकर एक खास दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वे उनका पीछा करते हैं और एक रेस्क्यू बंकर तक पहुंच जाते हैं। बाहर भारी भीड़ जमा है और सेना उसका पहरा दे रही है। और अंदर जाने के लिए एक शर्त रखी गई है। वो शर्त है कि बंकर के अंदर सिर्फ वही जा सकता है जिसके पास ग्रीनलैंड बैंकर का बैज हो। उस समूह में सिर्फ एलिसन नाम की एक महिला है जिसके पास अपना वो बैज है। बाकी सबके बैज इस पूरी तबाही और बाढ़ में कहीं खो चुके हैं। हाँ, पीछे से भीड़ लगातार बंकर में घुसने की कोशिश कर रही है। हालात बेकाबू हो रहे हैं। और फिर सेना क्या करती है? भीड़ को रोकने के लिए सेना के जवान अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। वे एडम नाम के एक व्यक्ति को गोली मार देते हैं और बंकर का भारी दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर लेते हैं। बाप रे! एक नया और अदृश्य खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। एक रेडियोधर्मी तूफान। वो डॉक्टर अमीना से कहता है कि उन्हें एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना वहां से निकलना होगा। वे किसी तरह एक कार को रुकवाते हैं और ड्राइवर से लिफ्ट मांगते हैं। कार का ड्राइवर जॉन से इस लिफ्ट के बदले कुछ मांगता है। और जॉन क्या देता है? जॉन तुरंत अपनी कीमती कलाई घड़ी उतार कर उस ड्राइवर को दे देता है और वे किसी तरह उस रेडियोधर्मी तूफान की जद में आने से बच निकलते हैं। सफर के दौरान डॉक्टर अमीना उस ड्राइवर से पूछती हैं कि क्या बाहर हर जगह ऐसा ही मंजर है, मतलब क्या पूरी दुनिया का यही हाल है? और ड्राइवर क्या कहता है? ड्राइवर का जवाब उस नई दुनिया का सबसे कड़वा सच है।
वो बताता है कि दुनिया अब एक बेहद खौफनाक जगह बन चुकी है। वो ये भी बताता है कि वे रेडियोधर्मी तूफान कहीं से भी आ जाते हैं और पलक झपकते ही सब कुछ राख कर देते हैं। तो फिर वे लोग क्या फैसला करते हैं? इस डरावनी हकीकत को सुनने के बाद वे सब तय करते हैं कि वे लंदन जाएंगे। लंदन क्यों? उनकी मंजिल लंदन इसलिए है क्योंकि वहां एलिसन की एक दोस्त मैकेंजी रहती है, जिसके पास करीब 8 से 10 महीने पहले तक सर्वाइवल का सारा राशन और जरूरी सामान मौजूद था। वे लोग कार से बाहर खड़े होकर आराम कर ही रहे होते हैं कि अचानक जॉन को महसूस होता है कि उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही है। भूकंप? ये कोई सामान्य भूकंप नहीं है। वो तुरंत खतरे को भांप लेता है और सबको चिल्लाकर कहता है कि कुछ मजबूत पकड़ लो। फिर क्या होता है? वो खुद नेथन को कसकर पकड़ लेता है और एक बड़े पेड़ के सहारे टिक जाता है और तभी आसमान से अनगिनत उल्का पिंड आग के गोलों की तरह जमीन पर गिरने लगते हैं। बाप रे! जब उल्का पिंडों का गिरना कुछ पलों के लिए थोड़ा धीमा होता है तो जॉन देखता है कि वो ड्राइवर अपनी कार की तरफ भाग रहा है। कार की तरफ? हाँ। इस बारिश में? हाँ। जॉन उसे जोर से चेतावनी देता है, चिल्लाता है कि वहीं रुको, उल्का पिंड अभी भी गिर रहे हैं। लेकिन ड्राइवर नहीं रुकता। वो उसकी एक नहीं सुनता। वो भागते हुए सिर्फ एक ही बात कहता है, कार ही सब कुछ है। और जैसे वो उस कार के पास पहुंचता है, उसे छूने ही वाला होता है, आसमान से एक बड़ा उल्का पिंड सीधे उस पर गिरता है। हे भगवान! और वो उसी कार के पास कुचलकर मारा जाता है। जब उल्का पिंडों की बारिश पूरी तरह से थम जाती है और धूल बैठ जाती है तो जॉन, अमीना, नाथन और बाकी लोग वे कार से अपना सारा जरूरी सामान, राशन और पानी निकालते हैं और पैदल ही लंदन की तरफ अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। हम लंदन में मैकेंजी नाम की एक महिला के घर में दाखिल होते हैं। जॉन, उसका बेटा नाथन और उनके साथी इस घर में पहुंचते हैं। तो दरवाजे पर मैकेंजी हाथ में बंदूक लिए खड़ी है। बिल्कुल, लेकिन उन्हें देखते ही उसका बर्ताव एकदम बदल जाता है। वो मुस्कुराती है और उनका स्वागत करती है। और घर के अंदर का नजारा किसी मिलिट्री बंकर जैसा नहीं है। वो घर अल्जाइमर के मरीजों से भरा हुआ है। वो उनके लिए चाय बना रही है, उनकी देखभाल कर रही है, उन्हें खुश रखने की कोशिश कर रही है। उस रात जब घर में सब सो रहे होते हैं, रात के उस दृश्य में जब कोई उसे बुरी तरह खांसते हुए सुनकर उसके पास जाता है तो पता चलता है कि वो खून खांस रहा है। और सबसे भयानक खुलासा ये होता है कि उसके पास जीने के लिए महज 6 हफ्ते बचे हैं। जब एलिसन उसे ये सुझाव देती है कि मैकेंजी के घर को ही एक अस्पताल मान लिया जाए जहां वो आराम कर सके और शायद कुछ वक्त और निकाल सके, तो जॉन इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर देता है। और इसी जिद का नतीजा है कि अगली ही सुबह उन्हें वो आरामदेह घर छोड़ना पड़ता है। हाँ, मैकेंजी उन्हें एक कार, कुछ जरूरी सामान और एक बंदूक देकर विदा करती है। उनका लक्ष्य है डोवर पहुंचना, ताकि वहां से कोई नाव लेकर वे इंग्लिश चैनल पार कर सकें। जब वे सड़क पर निकलते हैं तो कार के अंदर का माहौल अचानक से बहुत अलग हो जाता है और अगले ही सेकंड गोलियों की बौछार। हाँ। कुछ हमलावर सिर्फ उनकी कार पर कब्जा करने के लिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस अफरा तफरी में अमीना को गोली लग जाती है। जॉन और एलिसन किसी तरह जवाबी कार्रवाई करते हैं। एलिसन तो एक मरे हुए हमलावर के हाथ से बंदूक छीनकर गोलियां चलाती है। वे किसी तरह उन हमलावरों को मार गिराते हैं और नाथन को बचा लेते हैं। लेकिन अमीना की मौके पर ही मौत हो जाती है। हाँ, और इसके ठीक बाद जो होता है वो और भी मार्मिक है। वे अमीना के शव को सड़क किनारे दफनाते हैं। जो वे उसे मिट्टी दे रहे होते हैं तो एक सवाल उठता है कि इस बंजर खत्म हो चुकी दुनिया में, जहां भगवान या किस्मत जैसी कोई चीज बची नहीं दिखती, मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना क्यों की जा रही है? और जॉन का जवाब यहाँ बहुत अजीब है। हाँ, वो कहता है ये उनके अगले जीवन के लिए गुड लक है। अमीना को दफनाने के बाद वे फिर से आगे बढ़ते हैं और कई घंटों की थका देने वाली ड्राइव के बाद आखिरकार डोवर पहुंचते हैं। जब वे डोवर के तट पर खड़े होते हैं तो वहाँ कोई समंदर नहीं है। इंग्लिश चैनल पूरी तरह से सूख चुका है। जब वे उस सूखी जमीन पर कार से आगे बढ़ते हैं तो कुछ घंटों के बाद उन्हें अचानक रुकना पड़ता है। उनके सामने एक विशाल खाई, एक बहुत गहरा कैनियन आ जाता है। ये खाई इतनी बड़ी है कि इसे कार से पार करना नामुमकिन है। और वहाँ बहुत सी दूसरी गाड़ियां भी रुकी हुई हैं। जब जॉन और बाकी लोग अपनी कार से बाहर निकलकर उस खाई के किनारे जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये सफर का अंत नहीं है। उन अनाम सर्वाइवर्स ने, जो उनसे पहले वहां पहुंचे थे, उस विशाल खाई को पार करने के लिए एक पुल बना लिया है। जॉन अपने बेटे को किसी तरह हिम्मत बंधाता है। वे हवा के खौफनाक थपेड़ों के बीच आगे बढ़ते हैं और किसी तरह खुद को संभालते हुए बीच के एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं। जमीन कांपती है। वे एक सीढ़ीनुमा पुल, जिसे हम लैडर ब्रिज कह सकते हैं, उस पर रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त एक और जबरदस्त झटका आता है। मुख्य रस्सियों वाला पुल अचानक टूट जाता है और अनगिनत लोग चीखते हुए सीधे उस गहरी खाई में गिर जाते हैं।
तो यही वो वैज्ञानिक कारण है जो उस दर्दनाक पल को जन्म देता है। जहां एक अनजान आदमी जॉन और नेथन के सीढ़ी वाले पुल पर कूद पड़ता है। बिल्कुल। उसके कूदने से नेथन जोर से टकराता है और पुल से नीचे लटक जाता है। जॉन किसी तरह अपने बेटे को वापस खींचकर मौत के मुंह से निकालता है और वे बड़ी मुश्किल से दूसरे किनारे पर पहुंच पाते हैं, ठीक उसी पल जब पूरा का पूरा ढांचा टूटकर खाई में समा जाता है। खैर, पुल की उस सामूहिक घबराहट और मौत के खौफ से बचकर जब वे किसी तरह आगे बढ़ते हैं ना, जब वे उस जगह पहुंचते हैं जो कभी फ्रांस हुआ करता था, हालांकि अब वहां सिर्फ बर्बादी है, तो उनका स्वागत कैसे होता है? एक हथियारबंद आदमी सीधा उन पर बंदूक तान देता है। लेकिन यहाँ जॉन की प्रतिक्रिया बहुत दिलचस्प है। वो पैनिक नहीं करता और कहता है कि वे बस शांति से क्रेटर जाना चाहते हैं। और ये सुनकर वो सशस्त्र आदमी अपनी बंदूक नीचे कर देता है और उन्हें कलाल नामक जगह पर ले जाता है। ये एक परित्यक्त मिल है जिसे इस आदमी ने अब अपना घर बना लिया है। वो दरवाजों और खिड़कियों को सील करके रेडियोधर्मी और जहरीली हवा को फिल्टर करने की जद्दोजहद कर रहा है। हाँ, जब वो आदमी जॉन और उसके परिवार को अपनी पत्नी और बेटी कैमिला से मिलवाता है तो सच सामने आता है। उस आदमी की पत्नी पूरी तरह से लकवाग्रस्त है और वो बोल भी नहीं सकती। हाँ, कारण वही रेडियोधर्मी हवा जो मिल के बाहर है। वे सब उस दम घोंटू खामोशी के बीच एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। रात में कैमिला नीथन को अपना कमरा दिखाती है और नीथन उसे अपना वो खास कंबल दिखाता है जिस पर उसने तारे बनाए हैं। दूसरी ओर एलिसन जॉन से पूछती है कि बंकर के लिए निकलते समय उसके पिता ने अकेले में उससे क्या कहा था। तब जॉन खुलासा करता है कि उसने अपने पिता से एलिसन और नीथन की रक्षा करने का वादा किया था। ये व्यक्ति उन्हें युद्ध के बीच से निकलने के लिए ना एक नक्शा देता है और वो उन्हें वेस्टर्न अलायंस के बेस पर जाकर कमांडर जेनेट को खोजने के लिए कहता है। सबूत के तौर पर एक तस्वीर भी देता है कि वो और जेनेट दोस्त थे। लेकिन इसके बदले में वो जो मांगता है वो दिल दहला देने वाला है कि वो व्यक्ति उनसे अपनी बेटी, जिसका नाम कैमिला है, उसे साथ ले जाने की विनती करता है। एलिसन बिना एक पल की हिचकिचाहट के वादा करती है कि वे कैमिला को सुरक्षित क्रेटर तक ले जाएंगे। और वो विदाई का दृश्य जहां कैमिला अपने माता पिता से अलग होती है, ओह, बहुत ही इमोशनल था वो। इतनी भयानक विदाई और मौत के साये में सफर करने के बावजूद वे रास्ते में रुकते हैं और कुछ फैमिली गेम्स खेलते हैं। जब वेस्टर्न अलायंस के सैनिकों ने देख लेते हैं, सैनिक फ्रांसीसी भाषा में चेतावनी देते हैं कि ये क्षेत्र नागरिकों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कैमिला, वो बच्ची जिसे उन्होंने कुछ ही घंटों पहले उस फ्रांसीसी व्यक्ति से लिया था, वो आगे आती है और सैनिकों से उनकी मातृभाषा में कमांडर जेनेट के बारे में बात करती है। सैनिक शुरू में उन्हें आगे जाने से रोकते हैं, लेकिन जॉन के बहुत मिन्नतें करने के बाद रात के अंधेरे में एक सैनिक उन्हें युद्ध क्षेत्र के बीच से ले जाने के लिए मान जाता है। और उस दरवाजे के पीछे की दुनिया किसी बुरे सपने जैसी है। हाँ, वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा है और जब वे इस खूनी खेल को पार करते हुए बेस कैंप तक पहुंचते हैं तो उन्हें नए बने हुए पहाड़ दिखाई देते हैं। क्रेटर ठीक उन पहाड़ों के पीछे है। मंजिल बिल्कुल सामने है। जॉन प्रभारी अधिकारी से मिलता है और उसे कमांडर जेनेट के बारे में बताता है। वह तस्वीर भी दिखाता है। उसे पूरी उम्मीद है कि जेनेट का नाम उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देगा। लेकिन इसके बदले में सैनिक उसे क्या दिखाता है? कमांडर जेनेट की लाश। ओह माय गॉड। सैनिक साफ तौर पर उनकी मदद करने से मना कर देता है। जॉन पूरी तरह से टूट जाता है। वो सैनिक से कहता है कि वो एक मरता हुआ आदमी है जिसकी आखिरी इच्छा सिर्फ अपने परिवार को उस क्रेटर तक सुरक्षित पहुंचाना है। और वो सच काम कर गया। सैनिक उन्हें बस में जगह दे देता है और वे क्रेटर की ओर अपनी अंतिम यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में उनकी बस पर हथियारों से लैस डाकुओं का हमला हो जाता है। वे बिना किसी हिचकिचाहट के गार्ड्स को मार देते हैं और भागने की कोशिश कर रहे ड्राइवर को भी गोलियों से छलनी कर देते हैं। डाकू सभी को बस से बाहर निकाल देते हैं। जॉन अपने परिवार को आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद अकेले पीछे मुड़कर उन हथियारों से लैस डाकुओं पर हमला कर देता है। वो बस के अंदर जाता है। उसका एक दोस्त मदद करने की कोशिश करता है लेकिन मारा जाता है। और फिर बस के अंदर से गोलियों की आवाज आती है। बाहर खड़े एलिसन और कैमिला के लिए वो कुछ सेकंड न सदियों जैसे रहे होंगे। फिर जॉन बाहर आता है। वो जिंदा है लेकिन उसे गोली लग चुकी है। और इसके बावजूद यात्रा रुकती नहीं है। हाँ, एलिसन ड्राइविंग सीट संभालती है और वे आगे बढ़ते हैं। लेकिन जल्द ही तकनीक और मशीनें भी उनका साथ छोड़ देती हैं। भारी बस उस खड़ी चढ़ाई पर नहीं चढ़ पाती। अब उन्हें वो पहाड़ पैदल ही पार करना है। जब वे चोटी पर पहुंचते हैं तो उनकी आंखों के सामने वो विशाल इम्पैक्ट क्रेटर पार्क होता है।
वो नज़ारा ऐसा है जैसे नरक के ठीक बाद स्वर्ग आ गया हो। उपजाऊ खेत, ताज़ा पानी और सबसे बड़ी बात, रेडियोधर्मी हवाओं से मुक्त, बिल्कुल साफ आसमान। जॉन उस दृश्य को देखकर खुश होता है। वो खुश है कि उसका परिवार सुरक्षित पहुंच गया है। वो उन्हें आराम करने के लिए कहता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। हाँ, मरने से पहले वो बस इतना कहता है कि उसे खुशी है कि वो उन्हें यहाँ पहुँचते हुए देख पाया, और फिर वो हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। नेथन जॉन को अंतिम विदाई देता है और एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश दोहराता है। हाँ, संदेश ये है कि अब उन बचे हुए लोगों का काम एक नई दुनिया बनाना है जो दया, करुणा और समझ के मार्गदर्शन में चलेगी। और इस संदेश की गहराई को समझिए। दया और करुणा यहाँ केवल अच्छे विचार या नैतिक उपदेश नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे उस क्रेटर में मानव जाति को दोबारा जीवित रखने के लिए अनिवार्य शर्तें बन गई हैं। सर्वाइवल इम्पेरेटिव्स। पुरानी दुनिया ताकत, हथियारों और स्वार्थ से चलती थी, और हमने देखा कि उसका क्या हश्र हुआ। अगर इस नए क्रेटर में भी लोग उन सैनिकों या डाकुओं की तरह व्यवहार करेंगे तो वे बहुत जल्द इस साफ हवा और उपजाऊ जमीन को भी बर्बाद कर देंगे। इसलिए करुणा अब इंसानियत के बचे रहने की कोई दार्शनिक अवधारणा नहीं है, ये एक तकनीकी आवश्यकता है। सही बात है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो ये स्पष्ट होता है कि जब दुनिया खत्म हो रही हो तो जीवित बचना केवल सांस लेते रहना नहीं है। ये असल में ये तय करना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या न्योछावर किया जा सकता है। उस फ्रांसीसी पिता ने अपना परिवार तोड़ दिया ताकि उसकी बेटी की जिंदगी बच सके, और जॉन ने अपना वर्तमान दे दिया ताकि एलिसन और कमिला का भविष्य हो सके। सर्वाइवल शारीरिक होने से कहीं ज्यादा वैचारिक है। लेकिन इस पूरी यात्रा को देखते हुए ना मेरे मन में एक ऐसा सवाल उठ रहा है जो शायद हमें और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। वो क्या है? हम यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि इस नई दुनिया की नींव दया और करुणा पर रखी जाएगी, लेकिन जरा इस विडंबना को देखिए। इस नई दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए जॉन को भयानक हिंसा करनी पड़ी। ये सच है। इस सुरक्षित जगह तक पहुंचने का रास्ता अनगिनत लाशों, स्वार्थ, विश्वासघात और गहरे ट्रॉमा से होकर गुजरा है। तो क्या वे बचे हुए लोग जो इस क्रेटर में पहुंचे हैं वास्तव में उस भयानक ट्रॉमा को पीछे छोड़ सकते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये सचमुच संभव है कि जिन लोगों ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इतनी क्रूरता देखी और खुद भी क्रूर हुए, वे अचानक से उस हिंसा को भूलकर पूरी तरह से करुणा के साथ एक नई शुरुआत कर लें? या फिर जिस राख से भरी दुनिया से वो भाग कर आए हैं, उस भयानक यात्रा के भूत हमेशा उनके साथ उस नए स्वर्ग में भी उनका पीछा करते रहेंगे? क्या इंसान अपनी फितरत को एक भौगोलिक सीमा पार करने मात्र से बदल सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सुनने वालों को जरूर सोचने चाहिए। सोचिएगा जरूर। हमारी इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।